नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रॉपर्टी जंक्शन के इस खास एपिसोड में। मैं हूं पल्लवी नागपाल चेरत। आज हम बात करेंगे उस अनदेखे पहलू की जो युद्ध के समय सबसे पहले प्रभावित होता है, वो है रियल एस्टेट। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ चाहे 1971 का युद्ध हो या 1999 का कारगिल युद्ध, भारत के रियल एस्टेट बाजार ने युद्ध का असर झेला है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति तो बन गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि युद्ध सिर्फ टला है बल्कि खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मौजूदा हालात भी दोहराए जाएंगे? क्या वही कहानी जो है वो एक बार फिर से दोहराई जाएगी? इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आज के शो में वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। युद्ध का रियल एस्टेट पर आखिरकार क्या असर होता है? सीमेंट और स्टील की कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं? होम बायर्स और इन्वेस्टर जो है वो कैसे अपना रुख बदल लेते हैं? और 1971, 1999 की घटनाओं के बाद हमें क्या सीख मिलती है? इसके साथ ही बात करेंगे कि 2025 में हाउसिंग और कमर्शियल सेक्टर में क्या होने वाला है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले जरा हम आदित्य मेहता की परेशानी को समझ लेते हैं। आदित्य मेहता ने कुछ समय पहले गुरुग्राम के साइबर सिटी क्षेत्र में एक प्रीमियम कमर्शियल ऑफिस स्पेस खरीदा था। उनका मकसद था कि इस प्रॉपर्टी को किसी आईटी या कंसल्टिंग फर्म को लीज पर दिया जाए। शुरुआती महीनों में उन्हें कई इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स की इंक्वायरी भी मिली, लेकिन 2025 की शुरुआत में जैसे ही बॉर्डर पर टेंशन बढ़ने लगी, एमएनसीज और नए स्टार्टअप्स ने अपने एक्सपेंशन प्लान्स होल्ड पर रखने शुरू कर दिए। आदित्य की प्रॉपर्टी पिछले 6 महीनों से खाली है और उन्हें मेंटेनेंस चार्ज, सोसाइटी फीस और बैंक लोन की ईएमआई का बोझ अकेले उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कुछ कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर भी किया, लेकिन अनसर्टेनिटी के माहौल के चलते कोई भी लंबी लीज साइन करने को तैयार नहीं है। यह दिखाता है कि युद्ध की आशंका भी कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में लिक्विडिटी और डिमांड को सबसे पहले और सबसे गहराई से प्रभावित करती है। तो आदित्य तो परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन क्या ये परेशानी जो है वो हम सबकी बन सकती है? क्या अब भी वैसे ही हालात बन सकते हैं? सीमेंट और स्टील की कीमतें जो है वो फिर बढ़ेंगी। एमएनसीज के एक्सपेंशन प्लान पर कैसे असर पड़ेगा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ एनारॉक ग्रुप के हेड ऑफ रिसर्च और एडवाइजरी डॉक्टर प्रशांत ठाकुर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर मैं आज के हालात देखूं, थोड़ी बहुत राहत जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम ये बात करते हैं हाउसिंग सेक्टर में डिमांड की, क्योंकि ग्राहक जो है वो इतनी जल्दी उसको राहत महसूस नहीं होती है, उसे थोड़ी घबराहट जो है वो लगी रहती है। तो आपको क्या लग रहा है कि हाउसिंग डिमांड में शॉर्ट टर्म डिप जो है उसके कितने आसार हैं? देखिए, वॉर और किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी रियल एस्टेट या कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उस पर थोड़ा बहुत तो असर बिल्कुल डालती ही डालती है। लेकिन एक अच्छी बात ये रही है कि ये जो वॉर जो हमने जो टेंशन जो देखी है काफी शॉर्ट लिव्ड थी। हालांकि अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पर इस बीच हमने कुछ ऐसा मेजर नर्वसनेस नहीं देखा, ना तो रियल एस्टेट मार्केट में ना ही फाइनेंशियल मार्केट में। जी। से ये दर्शाता है कि हमारे जो मार्केट्स है काफी रोबस्ट है, और जो हमने गवर्नमेंट का रिस्पांस देखा इस सारे सिचुएशन को, वो काफी एक एक मैच्योर और काफी मैं बोलूंगा कि नपातुला एक मैसेज था, जवाब था। हाँ, परेशानी तब हो सकती है जब जब ये सिचुएशन काफी लंबा खिंच जाए। तब हमने देखा है कि रियल एस्टेट और किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में थोड़ा सा एक एक पॉज आता है। और ये सिर्फ असर ना ही सिर्फ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पे देखने को मिलता है, बल्कि कमर्शियल रियल एस्टेट पे भी इसका अच्छा खासा असर पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरह के क्रॉस बॉर्डर टेंशन में जितने भी एमएनसीज होते हैं, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, वो अपने एक्सपेंसिव डिसीजन को होल्ड पे रखते हैं। जी। और अगर आप देखिए आज के डेट में करीब 40 से 45% जितने भी लीजिंग होती है ऑफिस लीजिंग सेक्टर में, वो एजेंसीज और ऐसी कंपनियां करती है जो कि बाहर बेस्ड है। तो
युद्ध अगर लंबा खींचे, अनसर्टनिटी अगर लंबा रहे, तब चीजों पे असर पड़ता है। पर अभी अच्छी बात ये रही है कि हमने देखा है कि तुरंत अभी सिचुएशन डी एस्केलेट हो चुका है, और बिजनेस एज यूजुअल अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि चीज़ें जो है काफ़ी हद तक अब बेहतर दिख रही हैं, सॉर्ट आउट हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने जब से ये कहा है कि अब सीज़ फायर का जो था ऐलान हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत सर ये भी दिक्कत रही है कि चूंकि अभी भी बॉर्डर पे सीज़ फायर का उल्लंघन जो है बीच बीच में चलता रहता है, और प्रधानमंत्री के रुख से ये तो बिल्कुल साफ है कि भारत जो है इस बार बिल्कुल सहेगा नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करूं, चूंकि अभी आपने एमएनसीज का भी जिक्र किया, तो वहां पर जो है सबसे ज्यादा असर क्या मल्टीनेशनल कंपनीज के डिसीजन पर पड़ सकता है? बिल्कुल, अगर ये लंबा खिंचता है और बीच बीच में हम अगर देखते रहे कि 3-4 दिनों की शांति के बाद फिर से सीज फायर का उल्लंघन होता है या फिर कुछ वापस से पुरानी स्थितियां बनती हैं, तो मेरे ख्याल से जितने भी एमएनसीज है वेट एंड वॉच करेंगे। और मेरे ख्याल से अभी भी वो अपने डिसीजन को थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। वो देखना चाहेंगे कि जो अभी टेम्पररी पॉज जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं। तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने से उनका डिसीजन थोड़ा डेफर होगा, जिसका मुझे लगता है थोड़ा असर शायद दिख सकता है। पर इतनी अभी कोई चिंता की बात है नहीं, क्योंकि आप अगर ये देखें, सिचुएशन नॉर्मल की तरफ बढ़ता दिख रहा है, और अभी कोई दोनों दोनों कंट्रीज की तरफ से ऐसा कुछ स्टेप या कुछ ऐसा बयान नहीं दिया गया जिसकी वजह से चीजें वापस से उस एस्केलेशन मोड पे जाती हुई दिखती है। पर इन सब चीजों को अगर हम साइड में भी रखें, हम्म। कमर्शियल लीजिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म लीजिंग होती है। जी। और कोई भी कंपनीज एक एक लॉन्ग विजन लेती है। तो हम्म। ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल से, ऐसे मान लीजिए किसी कंपनी को इस महीने फाइनल करना होगा लीज, वो शायद 1-2 महीने से पुश कर दे। वो देखना चाहेंगे कि भाई सिचुएशन वाकई में नॉर्मल है या सिर्फ ये टेम्पररी पॉज है। बिल्कुल, तो एमएनसीज जो है वो ये कर सकते हैं कि वेट एंड वॉच का सिचुएशन जो है वो अपना सकती है कि भाई अभी आगे क्या चलता है, 1-2 महीने का इंतज़ार कर सकती हैं अगर किसी कंपनी ने आज से लीज़ लेनी है। लेकिन प्रशांत सर, ये बात तो चूंकि हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, ये ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, लिक्विडिटी की कमी नहीं है। लेकिन जब मैं एक आम आदमी की बात करती हूँ, एक आम निवेशक की बात करती हूँ, तो जब भी वो ऐसी सिचुएशन देखता है वो घबरा जाता है। वो सोचता है कि मैं कोई नया निवेश जो है अभी ना करूँ, क्योंकि कल क्या होगा पता नहीं, और हो सकता है कि उस टाइम पे मेरे को पैसे की, कैश की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, या मेरे अकाउंट में पड़े हुए पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़े। तो आपको क्या लगता है कि जो हाउसिंग बायर्स हैं, जो एक आम आदमी है जो अपने लिए घर खरीदना चाहता है, मिडिल क्लास का जो वर्ग का एक व्यक्ति है जो अफोर्डेबल हाउसिंग में बिलीव करता है, उसके सेगमेंट पे कितना असर आ सकता है, और लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में आप कितना असर देखते हैं? देखिए, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता या इसके लंबा खिंचने की आसार होती, तब शायद थोड़े चीजों पे असर दिखता। पर अभी अगर हम मार्केट की बात करें, लॉन्चेस बिल्कुल तय समय अनुसार हो रहे हैं। जी। इंक्वायरीज काफी ठीक ठाक हो रही है। और आप जैसे आपने लग्जरी की बात करी, आपने कल या परसों न्यूज में भी देखा होगा कि ट्रम्प टावर गुड़गांव में एक ही दिन में करीब 290 अपार्टमेंट्स बिक गए। एक एक यूनिट 15 करोड़ के लगभग था। जी। सो एक ही दिन में 3-3.25 हजार करोड़ की इन्वेंट्री बिक जाती है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन दिख नहीं रही है। मुझे लगता है कि जनता को गवर्नमेंट के ऊपर काफी भरोसा है, हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी पे काफी भरोसा है। और देखिए, दुनिया के हर कोने में अभी कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन चल ही रहा है। जी। और उस सिचुएशन में भारत अभी भी काफी एक एक मैं बोलूंगा आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी के रूप में उभरा है, जहां पे आप देखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी काफी तेजी से रुख कर रहे हैं, और हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इन 4 दिनों के डिस्टरबेंस से या फिर जो हमने वॉर लाइक सिचुएशन देखी, उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला लॉन्ग टर्म स्टोरी पे। इंडिया की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टोरी बिल्कुल इंटैक्ट है, और लोग जो घर खरीदते हैं वो बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ से देखते हैं, और मेरे ख्याल से उनका कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है।
ये बहुत अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस जो है वो इन्वेस्टर्स का, बायर्स का बना हुआ है। एक आध महीने का जो है कुछ डिले हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए, लॉन्ग टर्म की पिक्चर में ये साफ दिख रहा है कि कोई भी असर अभी फिलहाल पड़ता नहीं दिख रहा है। खैर, इस बीच में प्रशांत जी, हमारे पास बहुत सारे हमारे दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं, कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो नोएडा से दानिश का है। वो कह रहे हैं, वही वो जानना चाह रहे हैं कि क्या डेवलपर्स जो है वो प्रोजेक्ट डिले का कारण जो है युद्ध को बना सकते हैं। प्रशांत जी, हम तो खैर यहाँ पर बात कर रहे थे कि बायर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में खरीदने में डिले कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ये भी चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि डेवलपर्स जो है वो ये एक बहाना और नया जोड़ लें, चूंकि युद्ध जैसे हालात बन गए थे, यहाँ पर डिस्टर्बेंस थी, वहां पर डिस्टर्बेंस थी, तो इसलिए प्रोजेक्ट जो है मेरा डिले हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कारण होगा या कोई डेवलपर इसको कारण बनाएगा। हाँ, अगर फुल फ्लेजेड वॉर अगर घोषित हो जाती है जहां पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल के ऊपर, बिकॉज उस समय बहुत रिसोर्सेज आपके डाइवर्ट हो जाते हैं डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। जी। तो एक फोर्स मेज्योर का क्लॉज होता है जिसमें वॉर भी एक कारण होता है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। पर ये एक डिक्लेयर्ड वॉर नहीं था, ना ही हमने ऐसा कोई सिचुएशन देखा जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन थी। इट वाज बिजनेस एज यूजुअल। तो मुझे लगता है कोई डेवलपर इस चीज को कारण बनाना चाहेगा भी। देखिए, रेरा के अंदर एक बहुत ही कड़े प्रावधान है डिले के लिए। अगर आप डिले करते हैं तो काफी कड़े स्टेप्स भी लेंगे। और आज के डेट में कोई भी डेवलपर रेरा में कमिटेड टाइमलाइन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, बिकॉज उससे उनकी एक ब्रांड इमेज भी खराब होती है। और आज के डेट में बायर रेरा को लेके इतना जागरूक है कि सबसे पहले वो देखता है कि कोई प्रोजेक्ट का डिले हिस्ट्री तो नहीं किसी डेवलपर का, और उसी के हिसाब से फिर वो परचेज करता है। तो मेरे ख्याल से कोई डेवलपर अपने रेपुटेशन पे इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहेगा, और ये 4 दिनों के जो वॉर लाइक सिचुएशन है उसको कोई कारण नहीं बनाएगा प्रोजेक्ट डिले करने के लिए। बिल्कुल, तो आपको दानिश जी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा कि प्रशांत सर ने भी कंफर्म किया है कि ऐसा नहीं होगा कि ये 4-5 दिनों का जो टेंशन रहा था उसका कोई बहाना जो है आगे डेवलपर कोई इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आगे जो है सारी टेंशन खत्म हो गई थी, इसलिए कोई असर किसी भी प्रोजेक्ट पर नहीं पड़ेगा। अगला सवाल ले लेते हैं, श्रीनगर से निखिल शर्मा का है। वो जानना चाह रहे हैं कि संघर्षग्रस्त जो इलाके होते हैं उनमें प्रॉपर्टी खरीदना जो है वो क्या जोखिम भरा रह सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से हमारे पास, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो हमारे कंट्री में इतने अच्छे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो उस संदर्भ में मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन टेरिटरीज है वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करे। पर अगर अगर आप इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहें, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस्ड वैल्यू पे ऐसे जगह पे मिल रही है, तो मेरे ख्याल से आप रिस्क ले सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बेसिक फंडामेंटल रूल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। सो मेरे ख्याल से रिस्की तो जरूर रहता है ऐसे इलाकों में इन्वेस्ट करना, पर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए देखा और वहां पे आपको ये लग रहा है कि आने वाले समय में चीजें वहां पे बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कश्मीर देखिए, वहां पे चीजें नॉर्मल पटरी पे आ रही थी। हालांकि ये अटैक की वजह से काफी पीछे चला गया, पर टूरिज्म वहां पे काफी तेजी से उभर कर आ रही थी बिफोर दिस इंसिडेंट हैपेंड। तो एक 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 बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आप कर सकते हैं। पर मैं फिर भी एक नॉर्मल इन्वेस्टर को, एक नॉर्मल होम बायर को ये सलाह नहीं दूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट रिडन टेरिटरीज में वो रियल एस्टेट का निवेश करें। ठीक है, तो रियल एस्टेट का अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। जैसा कि प्रशांत जी ने भी बताया है कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कोई और एरिया जो है वो देख लीजिए एक बार। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे इलाकों में लिया जाए और आपको आगे जाकर कुछ परेशानी झेलनी पड़े। खैर, अगला सवाल लेते हैं अक्षय मल्होत्रा का। ये दिल्ली से है। ये जानना चाह रहे हैं कि अभी घर खरीदना जो है ठीक रहेगा या कुछ महीने और रुक जाना चाहिए। प्रशांत जी, मुझे लगता है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है थोड़े से रेट और शायद कम हो जाएं तो हम घर खरीद लें। अभी आप फिलहाल इन्हें क्या राय देंगे? देखिए, अगर आपको अपने एंड यूज के लिए घर खरीदना है तो मेरे ख्याल से समय काफी बेहतर है। अगर हम इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि प्राइस करेक्शन होने वाली है, तो मेरे ख्याल से जनरली कोई डेवलपर प्राइस नॉर्मली रिड्यूस नहीं करते हैं। और अभी ऐसा कोई इंडस्ट्री में, मार्केट में ऐसा कोई प्रेशर पॉइंट आया नहीं जिसकी वजह से डेवलपर्स
प्राइस नीचे लेकर आएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आने वाले समय में हम डबल डिजिट प्राइस एप्रिसिएशन नहीं देखेंगे, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी काफी बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल से अगर आपको अपने एंड यूज के लिए खरीदना है, ये काफी सही समय है। इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से बहुत सारे बैंक्स ने अपने होम लोन रेट में भी वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। काफी अच्छे डेवलपर्स के न्यू लॉन्च आए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो नियर कंप्लीशन है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शंस भी हैं, अफोर्डेबिलिटी भी मार्केट में है, और प्राइस मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में कम होंगे। हाँ, बढ़ने की भी उम्मीद कुछ ज्यादा नहीं है, स्टेबिलिटी आपको मार्केट में दिखेगी। तो ऐसे संदर्भ में मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आपको अपने एंड यूज के लिए लेना है तो आप आगे बढ़े और बेझिझक आप अपना परचेज डिसीजन ले सकते हैं। तो अक्षय जी, अगर आप अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं तो ये सही वक्त आपके लिए साबित हो सकता है। जैसे कि प्रशांत जी ने भी कहा है कि अभी फिलहाल ये उम्मीद तो नहीं है कि प्राइसेस और ज़्यादा ऊपर होंगे। खैर, अगर आप तमाम दर्शक भी अपने सवाल जो है हमसे पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके सवालों को शो में शामिल करें, तो तरीका बिल्कुल आसान है। हमारा ये शो जो है यूट्यूब पर लाइव रहता है। आप चाहें तो वहाँ पर अपने कॉमेंट सेक्शन में सवाल भेज सकते हैं, या फिर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रॉप लिखना है, उसके बाद आपको अपना सवाल लिखना है और अपना सवाल इस नंबर पर जो स्क्रीन पर दिया गया है उस नंबर पर भेजना है 9354027995। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स यानी कि जिसको ट्विटर पहले कहा जाता था उसके जरिए भी अपने सवाल जो हैं हमें भेज सकते हैं। तो प्रशांत जी, मैं आपके साथ चर्चा आगे दोबारा बढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच में मेरे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं, जो हमें ये बताने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब 1971 और 1999 के दौरान जो युद्ध हुआ था तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था प्रॉपर्टी मार्केट पर। बिल्कुल पल्लवी, युद्ध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करता है और इसमें जो रियल एस्टेट सेक्टर होता है वो भी अछूता नहीं रहता है। एनालॉग की ही एक रिपोर्ट है, जैसे कि आपने बताया, जिसमें बताया गया है कि 1971 और 1999 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब जंग हुई थी तो उससे रियल एस्टेट सेक्टर जो था वो इंडिया का वो कैसे प्रभावित हुआ था। तो चलिए उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1971 के वॉर की। तो दिसंबर 1971 में जब ये वॉर शुरू हुआ था तो ये 13 दिनों तक चला था। 13 दिनों की ये लंबी लड़ाई चली थी। उस वक्त जो जीडीपी थी उसके बाद जो थी वो 1971 और 72 में 1% तक गिर गई थी, और उससे पहले की अगर तुलना में अगर देखेंगे तो 1959 और 70 के जो जीडीपी था वो 5.1% था। कितना बड़ा गैप आप देख सकते हैं कि वॉर की वजह से जीडीपी पर पड़ा था। वहीं उस दौरान जो महंगाई भी थी वो 11% तक बढ़ गई थी, और कंस्ट्रक्शन जो था वो सैनिक ठिकानों तक ही सीमित रह गया था, यानी कि सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक ही ये सीमित था। गांवों शहरों में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर मुंबई में हाउसिंग जो प्रोजेक्ट थे वो के जो अप्रूवल्स होते हैं वो 12% तक कम हो गए थे, यानी कि जो नए हाउसेस के कंस्ट्रक्शन के जो अप्रूवल होते हैं वो 12% तक कम हो गए थे, और इस वजह से जो रजिस्ट्रेशन था वो भी 10% तक घट गया था। महंगाई बढ़ने के बाद भी रेंट कंट्रोल नियम के कारण किराया जो था वो बिल्कुल बढ़ाया नहीं गया था। ये एक तरह से जो रूल होता है वो असल में जो किराएदार होते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया था, जिससे कि जो आपकी जो ओनर्स हैं, मकान मालिक हो गया या फिर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के जो मालिक हैं, वो किराएदारों से ज़्यादा रेंट ना वसूलें। इस चक्कर में ये एक तरह से रेंट कंट्रोल नियम लाया गया था, जो कि बताता है कि किराया ज़्यादा इससे नहीं बढ़ाया गया। वहीं मुंबई और दिल्ली में जो आपकी जो वैकेंट जगह थी वो भी बिल्कुल ऑफिस और रेंटल वहाँ से उनके गिरे नहीं थे। हालांकि ये ज़रूर था कि ऑफिस स्पेसेस कई ज़्यादा खाली हो रही थी, लेकिन उन्होंने जो आपके जो रेंट थे उसको गिराया नहीं था बढ़ाने की बजाय, बल्कि उन्होंने स्टेबल रखा और उसको गिराया नहीं था। अब ज़रा बात कर लेते हैं हम लोग 1999 के वॉर की। उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, जरा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो युद्ध के बाद जो देखा गया था कि एक शॉर्ट टर्म पैनिक ज़रूर बाजार में देखा था, लेकिन उसके बाद वो जल्दी ही रिकवर कर गया था। तो लंबे समय तक बाजार पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ था। हालांकि दिल्ली और मुंबई में घरों का जो किराया था वो 3 से 8% तक गिर गया था। वहीं दिल्ली के कनॉट पैलेस में, जैसे कि बहुत पॉश इलाका है, वहाँ पर ह्यूज ऑफिस स्पेसेस हैं, वहाँ पर भी कई सारी वैकेंट जगह थी, जो कि 11 से 15% तक वैकेंट जगह वहाँ पर रह गई थी, यानी कि खाली जो स्पेस था वो इतना फीसदी वहाँ पर हो गया था। किरायों में भी कमी आई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने जो लीज रद्द तो नहीं किए थे, लेकिन ये ज़रूर था कि जो नई प्रॉपर्टीज़ के लिए जो लीज लिए जाते हैं वो टल गए थे, नहीं लिए जा रहे थे। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो इम्पैक्ट बताते हैं इसके बारे में।
टूरिज्म इंडस्ट्री, हालांकि उस पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ये ज़रूर था कि उसमें थोड़ा बहुत शुरुआत के जो 3 महीने थे वहाँ पर होटल कैंसिलेशन हुए 20 से 30% के आसपास, लेकिन ओवरऑल पूरे साल की अगर बात करेंगे तो ये देखा गया इनफैक्ट कि विदेशी जो टूरिस्ट हैं वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर आ रहे थे। 5.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वहीं लास्ट में एक पॉइंट और है, युद्ध के बाद जो कारगिल जो था, जहाँ पर लड़ाई हुई थी, वो एक तरह से काफ़ी एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया था। तो ये है ओवरऑल पिक्चर 1971 और 1999 के कारगिल वॉर की, जो बताता है कि इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर पर कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ा। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत अच्छे से हमें ये बताया है कि 1971-1999 में जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा था वॉर का। लेकिन प्रशांत जी, अगर मैं आज की बात करूं, 1971 में भी वॉर जो थी वो 13 दिन तक महज चली थी, और अभी जो फिलहाल जितनी टेंशन थी वो भी सिर्फ 3-4 दिन तक मेनली हमें देखने को मिली थी। तो अब अच्छा लगता है ये देख के कि काफ़ी मजबूत जो है हमारी, चूंकि इकोनॉमी भी हो चुकी है और रियल एस्टेट सेक्टर भी काफ़ी हद तक इतना मजबूत हो चुका है कि इतने छोटे झटके को आज ही आराम से झेल रहा है। नहीं, बिल्कुल हमने काफी तरक्की करी है, पर मालूम है पल्लवी जी, किसी भी तरीके का जो ये वॉर होता है, मेरे ख्याल से आपको अपने प्रोग्रेस की जर्नी में चंद साल से पीछे कर देता है। ये 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप ये देखें तो इकोनॉमिक कॉस्ट 64 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है, और करीब 1.17 बिलियन डॉलर का एफडीआई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का विड्रॉ हुआ, वो भी एक काफी बड़ा झटका था। तो वो किसी भी तरीके की जो हो, वो आपको प्रोग्रेस में 3-4 दिनों से साल से पीछे ले जाती है। अच्छी बात यह है कि हमने जो देखा एस्केलेशन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था, और उम्मीद की जाती है कि ये शॉर्ट लिव्ड ही रहे और हम वापस से अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस कर सके। क्योंकि वॉर के समय देखिए होता क्या है, हमारी जो कंट्री की जो रिसोर्सेज है डाइवर्ट हो जाती है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिए, जो जो पैसा एलोकेटेड था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हो सकता है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर की तरफ मोड़ दिया जाए। जी। तो जिसकी वजह से जो तेजी देख रहे थे सड़क और मेट्रोज के निर्माण में, शायद एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोल रहा हूं, अगर ये लंबा चले तो उसके तरफ भी असर दिख सकता है। और रियल एस्टेट में ग्रोथ का सबसे बड़ा एक कारण होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वेयर हाउसिंग हो, लॉजिस्टिक हो। तो मेरे ख्याल से किसी भी कंट्री के लिए कोई भी देश नहीं चाहेगा कि ये वॉर लंबा खींचे, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस रुके और आने वाले समय में वो काफी पीछे हो जाए। हर वॉर का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, तो उम्मीद ये तो करनी चाहिए कि ये वापस से हम ऐसे सिचुएशन में ना पड़े जहां पे हम 14 दिन 15 दिन या ज्यादा लंबे ऐसे सिचुएशन में पड़े। ठीक है, तो ये खैर हमारे लिए इस बार बहुत अच्छा रहा है कि जितनी भी टेंशन थी वो 3-4 दिन में जो थी लगभग खत्म हो गई थी। अभी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हो रही हैं और उनका अभी फ़िलहाल मेजर इम्पैक्ट जो है वो पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक कंज्यूमर की, तो हमने कोविड के दौरान जो है वो देखा था, लोगों ने अचानक जाना बाहर बंद कर दिया था। तो आज के टाइम की मैं बात करूं तो आपको क्या लग रहा है कि रिटेल मॉल्स हो गए या हाई स्ट्रीट स्टोर्स हो गए, वहां पर कितना असर आपको इन सारी सिचुएशंस का दिख रहा है? क्योंकि बीच में वो जो 4-5 दिन थे वो बहुत पैनिक सिचुएशन थे। काफ़ी लोगों ने, जैसे कि कहा जा रहा है, कैश निकालना शुरू कर दिया था, लोगों ने अपने घर पे ग्रोसरी इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। तो उस वक्त तो बहुत एकदम पैनिक हो गई थी। लेकिन आज चूंकि लोग रिलैक्सड हो गए हैं, तो आपको लग रहा है कि ये सारी जगह जहाँ पे लोग आज शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कमर्शियल मॉल्स में जाते हैं, वो सब चीज़ों में चीज़ें जो हैं वो अब नॉर्मल हो चुकी है, या आपको लगता है कि कुछ असर जो है वो देखने को मिल सकता है? नहीं, चीजें तो बिल्कुल अभी नॉर्मल है। खास करके अगर आप रिटेल मॉल्स में देखें, हाई स्ट्रीट में देखें, जो शुरुआत में थोड़ी बहुत आपको दिखी थी कमी फुटफॉल्स में, वो आपके बॉर्डर एरियाज में थे, जहां पे रिस्ट्रिक्शंस थे, जहां पे आपके ब्लैकआउट्स हो रहे थे और गवर्नमेंट की एडवाइजरी थी आपको घर के अंदर रहना है। पर वहां भी अब चीजें नॉर्मल हो चुकी है। और अगर आप कंट्री के उन उन इलाकों की बात करें जो कि बॉर्डर से बिल्कुल दूर है, वहां पे बिजनेस एज यूजुअल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों से कुछ फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल कर रही है कंट्री में। उन्हें पता है कि हम अपने कंट्री को डिफेंड करने में पूरी तरह सक्षम है, और जितने भी जो हमले हुए अच्छे तरीके से हैंडल कर लिए गए थे। तो उस माहौल में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी पैनिक सिचुएशन देखने को मिला है।
तो अभी अभी मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों पे कुछ असर पड़ने वाला। हाँ, टेम्पररी पैनिक की वजह से लोगों ने शायद ग्रोसरी इकट्ठी करनी शुरू कर दी, कैश विड्रॉ किया होगा। पर अब वही लोग आप देखेंगे, टेंशन कम होने के बाद वही लोग बाहर जाकर आप देखेंगे शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं। सो एक एक सेंस ऑफ ईज और रिलीफ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सेंस ऑफ रिलीफ जो है वो अच्छा लग रहा है देख के कि लोगों में अब बिल्कुल पैनिक नहीं है, चाहे शुरुआती दौर में 1-2 दिन का पैनिक रहा था। खैर, इस बीच में प्रशांत जी हमारे पास कुछ और भी सवाल आ रहे हैं दर्शकों के, वो भी सवाल शामिल कर लेते हैं। अब सवाल जो अगला है वो जयपुर से आया है हमारे पास, राघव मीणा का। ये जानना चाहते हैं कि क्या रेंट पर फिलहाल कोई असर आपको लगता है कि पड़ेगा? तो रेंट्स को लेके जो है, जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये थोड़ी टेंशन हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रेंट जो है वो कम हो जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड पीरियड था, और इनसे इनसे किसी चीजों पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, रेंटल हो गया या प्राइजेस हो गए, वो किसी लॉन्ग टर्म डिस्टॉर्शन अगर इकोनॉमी में आता है या मार्केट में आता है तब होता है। जैसे कोविड के समय बहुत लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल गया था, वो अपने होम टाउन चले गए थे। तो जितने भी टियर 1 और आईटी ड्रिवन सिटीज थे, वहां पे हमने देखा प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर गए थे, रेंटल काफी नीचे आ गया था। अभी हमें बिल्कुल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। वापस लोग अपना ऑफिस जाना चालू कर चुके हैं, स्कूल कॉलेजेस खुल गए, ऑफिस लोग नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि रेंटल गिरेगा, क्योंकि ठीक। लॉन्ग टर्म स्टोरी मैं फिर से आपको ये बताना चाहूंगा इज इंटैक्ट। और इनफैक्ट इस इंसिडेंस के बाद से इंडिया की रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी और पावर मुझे लगता है वापस से दुनिया के सामने स्टैब्लिश हुई है, कि इन छोटे मोटे परेशानियों की वजह से हमारा लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट रहता है, हमारे ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इकोनॉमिकली। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि एक जो इंडिया का है यहाँ पर दबदबा जो है वो पूरा दिखाई दिया है, वर्ल्ड स्पेस में जो है पूरा दिखाई दिया है। लोगों को समझ आ गया है कि हम किसी की गलत बात को सहेंगे भी सही नहीं सहेंगे बिल्कुल भी, और पलट का जवाब ज़रूर देंगे। खैर, अगला सवाल ले लेते हैं, मुंबई से है शिखा कपूर का। ये जानना चाहती हैं कि कमर्शियल ऑफिस स्पेस में इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। प्रशांत जी, हम चाहे जितना मर्जी बोल लें, लेकिन लोगों के मन में अभी भी शायद थोड़ा बहुत परेशानी है, कन्फ्यूजन है, इसलिए वो इस तरीके से बार बार सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, अगर आप रेंटल यील्ड की बात करें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज्यादा आपको यील्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी में मिलता है। आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी एक अच्छे लोकेशन पे हो, जो कि इकोनॉमिकली काफी वाइब्रेंट हो, ताकि आपको वहां पे टेनेंट मिलने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि डेवलपर सही होना चाहिए, जो आपको एक टाइमली कंप्लीशन करके दे। और मुंबई जैसे शहर में जहां पे आप देखिए वो इकोनॉमिक नर्व सेंटर है, वहां पे कमर्शियल रियल एस्टेट सही लोकेशन पे इन्वेस्ट करना हमेशा एक फायदे का सौदा रहेगा। ठीक है, तो फायदे का सौदा रहेगा आपके लिए, लेकिन अगर आपने सही जगह पर सही एक लोकेशन में जो है अपना पैसा निवेश किया हुआ है। अगला सवाल ले लेते हैं लखनऊ से, रेनू यादव का। ये जानना चाहती हैं कि क्या हाई स्ट्रीट रिटेल की जगह पर मॉल इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतर रहता है। तो प्रशांत जी, हाई स्ट्रीट रिटेल या फिर मॉल में इन्वेस्टमेंट क्या बेहतर रहेगा? मुझे लगता है ये काफ़ी सारे दर्शकों के मन में सवाल भी आता होगा, क्योंकि जैसे जैसे नए नए मॉल्स जो हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में खुलते जा रहे हैं, लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि हम अगर निवेश करें तो कहाँ करें। देखिए, मॉल्स में जनरली एक एक रिटेल इन्वेस्टर्स एक एक स्पेस नहीं खरीद सकता है, क्योंकि आज के डेट में जितने भी बड़े मॉल्स हैं वो डेवलपर खुद बनाता है और उसे खुद ऑपरेट करता है, ताकि उसको एक टेनेंट मिक्स पे एक अच्छा कंट्रोल रहे। हालांकि छोटे मोटे जो मॉल्स आते हैं जिसमें स्टाटा सेल्स होता है वहां पे कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से एक एक रिटेल इन्वेस्टर्स मॉल में अभी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। हाई स्ट्रीट की बात हुई, मेरे ख्याल से हाई स्ट्रीट में इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने ये देखा है कोविड के समय जहां पे फुटफॉल्स मॉल्स में कम हो गई थी बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, हाई स्ट्रीट में फुटफॉल की कोई कमी नहीं आई थी। तो मेरे ख्याल से चूंकि आप एक एक एज रिटेल बायर एक बड़े मॉल में स्पेस नहीं खरीद सकते, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा हाई स्ट्रीट में। अगर आपको कोई अच्छा शॉप मिल रहा है तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई स्ट्रीट रेनू जी आपके लिए बेहतर रह सकता है, क्योंकि मॉल्स में जो है वो कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, और जैसा कि प्रशांत जी ने भी बताया कि आजकल जो है मॉल जो बनाते हैं वो खुद ही कोशिश करते हैं कि उसको ऑपरेट करें, तो बेहतर रहेगा हाई स्ट्रीट जो है आप उसे चुने रेनू जी। खैर, चूँकि प्रशांत जी हम अपने अब शो के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो मैं अब आपसे आखिर में बस एक चीज़ समझना चाहूँगी, जितने भी आज हमें बायर्स इन्वेस्टर्स जो हैं
वो देख रहे हैं। लोगों के मन में बहुत सारी फिलहाल अभी भी कन्फ्यूजन्स है, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का डर भी है, जो कि हमारे दर्शकों के सवालों में दिख भी रहा है। तो ऐसे में आप उन्हें अब क्या कहना चाहेंगे कि क्या उन्हें परेशान होने की ज़रूरत है, या फिर वेट एंड वॉच वाली अभी सिचुएशन में बिलीव करें, या फिर आराम से जो भी उनका प्लान था कि अगर कहीं घर खरीदना है या फिर किसी में प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो अपने प्लान पे ही वो आगे चलते जाएं? देखिए, अगर आपका एक ऑलरेडी प्लान था और आपने मन बना रखा था कि आपको अपने यूज के लिए एक मकान लेना है और आपने उसके हिसाब से फाइनेंसेस भी अरेंज कर रखे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि इन 4 दिनों के वॉर लाइक सिचुएशन की वजह से उसमें कुछ फंडामेंटल चेंज की जरूरत है। आज के दिन में अब देखिए, बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स मार्केट में, रेरा के आने के बाद आपको टाइमली कंप्लीशन के ऊपर एक भरोसा है। ग्रेड ए डेवलपर्स काफी सप्लाई लेकर मार्केट में आ रहे हैं, टाइमली कंप्लीट हो रहा है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से बहुत सारे बैंक्स ने होम लोन की दरें भी कम की हैं। तो मेरे ख्याल से एक बिल्कुल सही समय है, अपने लॉन्ग टर्म प्लान पे आप कायम रहें और बेझिझक आप परचेज करें। घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक की कोई बात नहीं है। हाँ, एक एक रिस्क एलिमेंट हमेशा रहता है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है। वो सिचुएशन ये है कि क्या वापस से हम युद्ध वाले सिचुएशन में जाएंगे और क्या ये युद्ध लंबा चलेगा। इन दोनों बातों की संभावना मुझे अभी दिख नहीं रही है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप अपने लॉन्ग टर्म प्लान को आगे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी ऑन करें। ठीक है, तो अपने लॉन्ग टर्म प्लान को जो है आपको कैरी ऑन करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये कहना है प्रशांत सर का। तो खैर प्रशांत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पर इस शो में आए, आपने हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, और इसके अलावा आपने जितने भी हमारे आज मन में शंकाएं थी, हमारे दर्शकों के मन में जो एक डर था, उसको जो है दरकिनार कर दिया है कि घबराने की कोई बात नहीं है। मार्केट बिल्कुल अब जो है वो इन सब चीज़ों से उबर रहा है, और आपको सबको, दर्शकों को परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, युद्ध चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन भारत का रियल एस्टेट उससे उबरना जो है वो जानता है। 1971 में जहां हर तरफ मंदी थी, वहीं नवी मुंबई का सपना भी साकार हुआ। 1999 में कारगिल के बाद हमने पहला मॉल भी देखा और विक्ट्री टूरिज्म का दौर भी आया। 2025 में भी हालात जो थे वो शुरू में हमें चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन बायर्स, डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे प्रॉपर्टी जंक्शन में एक और नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।